तरीके से मिडिल ईस्ट में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। दो फ्रंट्स पर इस वक्त जो जंग है वो जारी है। अगर बात करें रूस यूक्रेन की जंग की तो इसमें कूद पड़ा है अमेरिका, और अमेरिका के एक फैसले के बाद अब ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो आग है, जो चिंगारी है, एक बार फिर से अमेरिका ने यहां पर रख दी है। वो जो फूट है एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से पेश कर दी गई है, जिसके बाद और आक्रामक ये जंग होने वाली है। क्या वो फैसला है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाइडेन के फैसले पर भड़का रूस। बाइडेन ने याद दिलाई पुतिन की न्यूक्लियर चेतावनी। युद्ध को भड़काना चाहते हैं बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पद छोड़ने से पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इसे रूस यूक्रेन युद्ध में वॉशिंगटन डीसी की नीति में अहम बदलाव बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन आने वाले दिनों में रूस पर लंबी दूरी के हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को अमेरिका निर्मित लंबी दूरी के मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। यूक्रेन के सैनिक अब रूस के अंदर हमला करने के लिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेंगे। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है क्या, ये भी जान लीजिए। एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। अमेरिकी डिफेंस कंपनी इसका निर्माण करती है। सतह से सतह मार करने वाली हथियार प्रणाली है और इसकी अधिकतम सीमा 300 किलोमीटर है। पहले रेंज लगभग 160 किलोमीटर से भी कम थी। ATACMS को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी कहा जाता है और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम M270 प्लेटफॉर्म से दागा जाता है, जो पहले अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को प्रदान किया था। इस खबर के सामने आने के बाद रूस ने साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि अगर उसके क्षेत्र के अंदर पश्चिमी हथियार दागे गए तो यूक्रेन को नहीं बल्कि इसकी अनुमति देने वाले देशों को निशाना बनाया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि अगर पश्चिमी हथियार रूस के अंदर तक दागे गए तो यूक्रेन को नहीं बल्कि उन देशों को निशाना बनाया जाएगा जिन्होंने इसकी इजाजत दी है। ये साफ है कि अमेरिका का निवर्तमान प्रशासन आग में घी डालना चाहता है और यूक्रेन में युद्ध को बढ़ाना चाहता है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने अगर ऐसा फैसला किया है तो तनाव की एक स्थिति पैदा हो जाएगी। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के 2 महीने पहले किया है। ट्रंप 20 जनवरी को पद ग्रहण करने वाले हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात करते रहे हैं। Want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start. शुरुआत करेंगे उन 6 बड़ी खबरों से जिस पे आज नजर आने वाली है। सागर का रुख कर लेते हैं इसके लिए। देखिए 6 बड़ी तस्वीरें हैं। रियो में प्रधान का संवाद, द्विपक्षीय मुलाकात और मुद्दों पर बात। ये तस्वीरें हैं G20 समिट के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं, कैसे विश्व को और बेहतर तरीके से आगे ले जाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री जब कल के दिन ब्रिटेन में अपनी बातों को रख रहे थे तो पूरी दुनिया उनके संवाद को सुन रही थी। दिल्ली प्रदूषण से पाबंदी तक ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए ग्रैब 4 इस समय लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जब तक अब हमारा आदेश नहीं होगा, जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो बरकरार रहेंगी, बेशक AQI 300 के नीचे क्यों ना आ जाए। तकरीर पर फरमान पर देखिए बवाल ये मचा हुआ। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की है, जहां पर ये कहा गया कि तकरीर यहां पर मस्जिद से सुनाई जाएगी और इस पर ओवैसी का भी बयान सामने आया है। मंडी में मस्जिद पर देखिए समय गदर मचा हुआ है। सितंबर का वो महीना था, आपको याद होगा, जब इस मस्जिद को लेकर बवाल हुआ था। लेकिन एक बार फिर हिंदू संगठन ने चेतावनी दे रही है कि हम सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये बवाल वहां पर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है।
मणिपुर शांत कब होगा? 3 मई सन 2023 जो हिंसा की शुरुआत हुई थी वो अभी भी लगातार जारी है इस समय मणिपुर में, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में हालात वहां पर लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दिए। केंद्र की अगर बताएं तो सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, गृह मंत्रालय लगातार बैठक ले रहा है कि आखिर कैसे मणिपुर के हालात पर काबू पाया जाए। तो चलिए शुरुआत पहले बड़ी खबर के साथ। हिजबुल्ला और युद्ध को लेकर ये बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में लगातार तनावपूर्ण माहौल अभी भी लगातार जारी है। कई ऐसे इलाके जहां पर बमबारी हो रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट से युद्ध की एक बड़ी खबर। हालात दिन प्रतिदिन लगातार तनावपूर्ण होते हुए इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमला किया गया। हिजबुल्ला का इजराइल पर यह बड़ा हमला। इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है। नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम खात्मा कर देंगे, बदला हम लेंगे। तस्वीर आप देखिए जब ये तेल अवीव पर हिजबुल्ला का हमला किया गया, और जाहिर सी बात है इजराइल इसका पलटवार जरूर करेगा। हिजबुल्ला का ये रॉकेट अटैक, लेकिन इस रॉकेट अटैक के बाद अब इजराइल अब किस तरह से एक्शन लेगा ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने बार बार इस बात की चेतावनी दी है कि अगर हमास, हिजबुल्ला ये देश अगर नहीं सुधरते हैं तो इनको सुधारने का काम हम करेंगे। नेतन्याहू की आवाज पर इजराइल पर जो लगातार हमले हुए वो इस समय चिंता का विषय है। और पीएम नरेंद्र मोदी की अब बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के ऐसे नेता है जो कि जब भी बोलते हैं, जिस भी मंच से बोलते हैं, वो अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। और ऐसा ही हुआ है रियो डी जेनेरियो में, जहां पर वो पहुंचे थे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के। और यहां पर जब वो बोले हैं तो उनकी धाक जो है दुनिया भर में देखने को मिली और लोग उन्हें सुनते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। ब्राजील में प्रधान का संवाद, भूखमरी और गरीबी पर सीधी बात। G20 का मंच रियो में सजा और दुनिया भर के नेताओं ने कई समस्याओं को लेकर अपनी अपनी बात रखी। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने G20 के मंच से दुनिया के सामने अपनी बातों को रखना शुरू किया तो हर किसी का ध्यान उस तरफ गया। इसका कारण है कि पीएम मोदी ने जिन मुद्दों पर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की वो वाकई में आज इस दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हम भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन करते हैं। यह नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अपनाए गए खाद्य सुरक्षा के लिए डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने समस्या के साथ ही उसके निवारण को लेकर भी बात बताई। उन्होंने कहा कि कैसे भारत ने भूख और गरीबी जैसी डबल मुसीबत का इलाज किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में लाए गए दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी जिक्र किया है। पिछले 10 सालों में हमने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना से 550 मिलियन लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। हमने हाल में ही मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को भी इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। सबसे पहले मैं G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए किए गए भव्य प्रबंधों और G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति लूला को बधाई देना चाहूंगा। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया। यह बहुत संतोष की बात है कि हमने SDG लक्ष्यों को प्राथमिकता दी। ये स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले साल था। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर जो बातें रखी वो केवल सुनने में ही छोटी हैं। असलियत में 2 समस्याएं दुनिया के कई देशों के लिए बहुत बड़ी हैं, खासकर ऐसे देशों के लिए जहां की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद से गिरती जा रही है। यही वजह है कि उन्होंने ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर ज्यादा महत्व देने की मांग की। अपने ग्लोबल संदेश के बाद पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ भी अहम बैठक की है। द्विपक्षीय वार्ताओं की शुरुआत पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ हुई, जहां दोनों देशों के बीच ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन को और मजबूत रक्षा संबंधों पर बात हुई है।
इसके बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मिले। यहाँ भी दोनों देशों के बीच वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स पर बात हुई। पीएम मोदी ने इसी दौर में नॉर्वे के पीएम योनास से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी की इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात हुई। दोनों देशों की मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया और दोनों देशों ने अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ाने और गति देने के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 का स्वागत किया है। आखिर में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी मुलाकात की। इस खास मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए उन्होंने लिखा कि कैसे भारत और फ्रांस अंतरिक्ष, ऊर्जा, एआई और ऐसे भविष्य के अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा में वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिल सकते हैं। दोनों देशों की मुलाकात में एलएसी समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।